C306 विकसित होने का मौका युतियान हमेशा की तरह आज भी फॉर्मेशन गॉड टावर का परिवेश वीरान था। ये जियाओ ने यूरोंग को सच बताया। वे देखना चाहती थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, यूरोंग की प्रतिक्रिया काफी बड़ी थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहां एक और बड़ा भाई भी होगा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वरिष्ठ भाई को उसके मालिक ने किसी कारण से सील कर दिया था। इससे वह बहुत हैरान हो गई। उसने तुरंत ब्लू वैली की भूमि में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज करने और अपने 3 वरिष्ठ भाइयों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया ताकि वे युतियान के बारे में बात कर सकें। साथ ही उसने अपने इस रहस्यमय वरिष्ठ भाई के बारे में और अधिक जानने का भी निर्णय लिया। जहां तक ये जियो का सवाल है, वे पुष्टि नहीं कर सकी कि वे उसके बारे में कैसा महसूस करती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से कुछ भावनाओं की पुष्टि कर सकती थी जो ये जियाओ के लिए उसके दिल में छाई हुई थीं। वास्तव में उसकी भावनाएं जटिल थीं, क्योंकि वह दोषी महसूस करती थी और अज्ञात कारणों से उससे डरती भी थी। हाँ, यह डर उसके दिल में उस पल पैदा हुआ जब उसे पता चला कि यह जियाओ अराजकता संप्रभु बन गया है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ तक कि राक्षसी प्रतिभाओं को भी अराजकता संप्रभु बनने से पहले सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। ये जियो के बारे में क्या? वह 100 वर्ष का भी नहीं था। जब ये जियाओ उसे युतियान के बारे में बता रही थी, तो वह ये जियाओ की आंखों में चंचलता और यहाँ तक कि नफरत का एक निशान भी देख सकती थी। वह इसका कारण अच्छी तरह से जानती थी कि ये जियाओ ऐसा क्यों है। उसे जिस बात का डर था वही ये जियाओ करने की योजना बना रही थी। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंत में वे पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये जियाओ हंसा। फिर उन्होंने कहा, आपने मेरे अराजकता दिव्य सागर को तोड़ने और मेरे भविष्य को समाप्त करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपका तथाकथित नियति नहीं था। इसके अलावा आपने मुझे एक साधारण जीवन जीने का आनंद लेने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि यह कितना क्रूर है? यह है कि आपने मेरी अराजकता दिव्य सागर को तोड़ना मुझे मारने से पहले ही क्रूर और क्रूर था, लेकिन आपने सामान्य जीवन जीने का आनंद लेने की बात कहकर जले पर नमक भी छिड़क दिया। चूंकि आपने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं वे नियति नहीं थी जिसका आप और आपके वरिष्ठ भाई इंतजार कर रहे थे। मैं आपको कभी भी अपना मिशन पूरा नहीं करने दूंगा। मैं जीएफई को पकड़ लूंगा और प्रथम राजा द्वारा सौंपे गए मिशन की विफलता सुनिश्चित करूंगा आप सभी के लिए अराजकता। जैसे ही ये जियाओ ने यह कहा, उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया। यूरोंग ने फिर ये जियाओ की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? मुख्य रूप से अब जब आप मेरी उपस्थिति में खड़े हैं आप कोशिश कर सकते हैं। ये जियाओ पीछे नहीं हटे। वह चुपचाप चंचल मुस्कान के साथ यूरोंग को देखता रहा। यूरोंग को उम्मीद नहीं थी कि ये जियो ऐसा होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जियाओ इस तरह का व्यवहार कर रहा था क्योंकि वे अब उसे कम आंक रहा था, क्योंकि वे एक औसम प्रभु बन गया था। उनके दृष्टिकोण में ये जियाओ को अपनी ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उसे पता होता तो वह कभी उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जियाओ अब अतीत की ये जियो नहीं रही। वह अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह सिर्फ इसलिए नियंत्रित कर सकती है क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली साधना आधार है। वह पहले ही उस चीज से आगे बढ़ चुका है जिसे वह कभी भी नियंत्रित कर सकती थी। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसके शरीर से एक काली ऊर्जा निकली जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में तैर रही थी। वहीं पूरे सनफायर सिटी के ऊपर आसमान में अंधेरा छा गया।
यूरोंग ने भौहें चढ़ा दी। उसके दिल में अचानक एक भयानक के एहसास हुआ। उसने ये जियाओ को धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाते हुए देखा। हालांकि अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। वह भ्रमित थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये जियाओ क्या कर रहा है। दूसरी ओर ये जियाओ के शरीर पर तैर रही काली ऊर्जा अचानक गायब हो गई। अंधेरा आसमान भी एक पल में सामान्य हो गया। छी, बकवास, बकवास। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में शाप दिया और बुदबुदाया, 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करने की खुशी में मैं शून्य बिखरने वाले भाले के बारे में पूरी तरह से भूल गया। मुझे गहरे समुद्र के रसातल में जाना होगा और उसमें प्रवेश करना होगा। एक बार फिर गुफाशी तत्। अंत में ये जियाओ ने जोर से आकाश की ओर चिल्लाया और यूरोंग की ओर मुड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, ऐसा लगता है कि हमें अपनी लड़ाई में देरी करनी होगी। चलो अगली बार लड़ेंगे। मुझे जाना होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद ये जियो यूरोंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना गायब हो गया। शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला किसी अज्ञात स्थान पर था। उसे नहीं पता कि उसे वापस आने में कितना समय लग सकता है। उन्हें लड़ाई स्थगित करनी पड़ी। अब जब सभी संरचनाएं और दिव्य शिलालेख गहरे समुद्र की गहराई से गायब हो गए थे, तो ये जियाओ पर अब कोई प्रतिबंध नहीं था। उसने सीधे गुफा के अंदर टेलीपोर्ट किया। वह जल्दी से उस स्थान पर पहुंचा जहां शून्य बिखरने वाला भाला गायब हो गया था। उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना को जारी करके इस स्थान की जांच की। इस बार भी उन्हें यही अनुभव हुआ। जिस क्षण उसकी दिव्य इंद्रिय ने उस स्थान को छुआ जहां शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला गायब हो गया था, उसे महसूस हुआ कि उसकी दिव्य इंद्रिय को एक ब्लैक होल में खींचा जा रहा है। हालांकि जब ये जियाओ ने उस जगह को अपने हाथ से छुआ, तो उसे कोई अंतर नहीं मिला। ये बहुत अजीब था। आमतौर पर इस स्थिति में लोग असहाय हो जाते, लेकिन ये जियाओ अलग था। उन्होंने सबसे पहले अपनी दिव्य भावना को छोड़ा और उस स्थान को छुआ। जैसे ही उसे भंवर के अंदर खींचे जाने का एहसास हुआ, उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और गुफा से गायब हो गया। यह अराजक तूफानों से भरी एक अंधेरी भूमि थी। धूल के कण हवा में घूमते रहे, जिससे लोगों के लिए आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। हालांकि समय समय पर बिजली की लाल किरणें हवा में गड़गड़ाती रहती थीं, जिससे यह अंधेरी जगह लाल रोशनी से जगमगा उठती थी। यह वह लाल बत्ती थी जिससे कुछ चीजें दिखाई देती थीं। यदि यहाँ कोई जीव जंतु होते तो उन्हें लाल रंग की बिजली की चमक के दौरान विशाल तैरते हुए द्वीप, पहाड़ और हवा में लटकते हुए बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस अराजक परिदृश्य के बीच सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली विशेषता एक विशाल बवंडर थी जिसे लगातार लाल रंग की बिजली द्वारा निशाना बनाया गया था। स्कारलेट बिजली के कई बोल्ट लगातार बवंडर से टकराए। आकाश में बहुत ऊपर इस बवंडर के केंद्र में एक भाला था। यह भाला बवंडर के साथ आने वाली लाल बिजली के साथ साथ धूल के कणों को भी सोख रहा था। यह भाला स्पष्ट रूप से शून्य बिखरने वाला भाला था। इसी समय एक रोशनी चमकी और ये जियाओ ने खुद को इस अनोखी जगह में पाया। इस जगह क्या है? ये जियाओ जब आसपास का नजारा देख रहा था तो आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि उसे जल्द ही याद आया कि वह यहाँ अपने भाले की तलाश में था। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने तुरंत भाले के साथ अपने संबंध का उपयोग करके शून्य बिखरने वाले भाले को महसूस किया। ये वहाँ है। उसे इसका पता लगाने में देर नहीं लगी। उसने तुरंत एक बार फिर से एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया। क्या बकवास है, लेकिन उसने जो देखा वह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। भाला आकाश में ऊंचे बवंडर के बिल्कुल मध्य में तैर रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर
उन्होंने यह भी देखा कि वॉयर शैटरिंग स्पीयर वास्तव में लाल रंग की बिजली और धूल के कणों को अवशोषित कर रहा था। ये जियाओ ने जब यह देखा तो भौहें चढ़ गईं, लेकिन वह यह जानकर और भी चकित रह गया कि लाल रंग की बिजली और बवंडर के भीतर घूमते धूल के कण दोनों में एक ऐसी ऊर्जा थी जो एबिसल एनर्जी के समान थी। वह ऊर्जा बस एबिसल एनर्जी जैसी थी, लेकिन वे बहुत अलग थीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये जियाओ यह बताने में असमर्थ था कि अंतर क्या था। फिर भी ये जियो एक बात के बारे में निश्चित था, इस ऊर्जा में अराजक गुण थे, बहुत कुछ एबिसल एनर्जी की तरह जिसका उसने पहले सामना किया था। उसका दिमाग इस हैरान कर देने वाली घटना को समझने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। चमकदार लाल रंग के साथ कड़कती और छूटती हुई लाल रंग की बिजली अंधेरे, उथल पुथल वाले परिवेश के बिल्कुल विपरीत थी। इसने क्षेत्र को रोशन कर दिया, क्षणभंगुर छाया डाली और आंखों को स्पष्टता के संक्षिप्त क्षण प्रदान किए। जैसे ही ये जियाओ ने अपने चारों ओर घट रही अनोखी घटनाओं पर विचार किया, शून्य बिखरने वाला भाला अचानक कांप उठा, जिससे एक मधुर ध्वनि निकली। ऐसा लगा मानो भाले को अपने स्वामी की उपस्थिति का आभास हो गया हो और वह खुशी से भरा संदेश दे रहा हो। हाँ, ये जियाओ भाले की गड़गड़ाहट में खुशी महसूस कर सकता था। वह लाल रंग की बिजली के बोल्टों और घूमते धूल के कणों को अवशोषित करने की संभावना से बहुत खुश था। इसी समय ये जियो को एक और जानकारी भी मिली। तो आप अंततः विकसित होने के लिए तैयार हैं? ये जियाओ ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते हुए एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वॉयर शैटरिंग स्पीयर अंततः विकसित होने के लिए तैयार था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें से 307 में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 307 में ये जियाओ को इस अराजक स्थानिक क्षेत्र में आए 3 दिन हो गए हैं। उसे निश्चित नहीं था कि यह स्थान कहाँ स्थित है, लेकिन उसे विश्वास था कि इस स्थान के बारे में अवश्य ही कोई रहस्य होगा। सबसे पहले, यह स्थान गुफा के अंदर एक छोटे से स्थान से क्यों जुड़ा था? दूसरे, बिजली के वे लाल रंग के बोल्ट आखिर कहाँ से आ रहे हैं? और अंततः बिजली के लाल रंग के बोल्ट और घूमते धूल के कणों में मिश्रित अजीब ऊर्जा वास्तव में क्या है? ये जियाओ इन 3 दिनों के दौरान इस जगह की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शून्य बिखरने वाला भाला पहले ही सोल बाउंड वेपन से हेवनली सोल वेपन में विकसित हो चुका था, और अब यह दिव्य आत्मा हथियार के रूप में विकसित होने के कगार पर था। उसका भाला अब तक बिजली के लाल रंग के बोल्ट और धूल के कणों से बहुत अधिक ऊर्जा निगल चुका था। फिर भी वे अजीब ऊर्जा इस स्थान पर आपूर्ति में अंतहीन रूप से उपलब्ध प्रतीत होती थी। ये जियाओ थक गया था और अब उसने ब्लू वैली की भूमि पर लौटने और दोबारा आने से पहले कुछ दिनों तक आराम करने के बारे में सोचा। दुर्भाग्यवश अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। जिस रास्ते से वे इस अजीब देश में आया वह केवल एक तरफा रास्ता था। ये जियाओ की तरह कोई भी यहाँ आ सकता था, हालांकि कोई भी वापस नहीं जा सकता था, कम से कम सामान्य तरीकों से नहीं। अंत में ये जियो ने कुछ सार्थक करने का फैसला किया। सबसे पहले वे उनमें से 7 को इकट्ठा करने के बाद ही कैओस के कमल को नियम स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करने देने के लिए तैयार था। हालांकि अब स्थिति अलग थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वापस कैसे लौटें। शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला अजीब ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और लगातार विकसित हो रहा था, और उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन समय बर्बाद करने के बजाय वे अराजकता के कमल को 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल को अवशोषित करने और 5 तत्वों के गहन सत्य को समझने दे सकता है। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने अराजकता के कमल को 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल दिए और कमल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया, ये जियाओ ने कमल की निचली परत पर 5 अलग अलग रंगों से जगमगाती 5 पंखुड़ियां देखीं, और फिर 5 तत्वों के 5 नियम स्रोत क्रिस्टल उन 5 पंखुड़ियों में समाहित हो गए। अगले ही पल ये जियाओ स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके दिमाग में स्वचालित रूप से सूचनाओं की बाढ़ आ गई। उन्होंने एक ही समय में अराजकता के 5 नियमों और उनके गहन सत्य को समझना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अंत नहीं था। ये जियाओ का ब्रह्मांड एक बार फिर विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने लगा। इसका विस्तार होना शुरू हो गया और ब्रह्मांड में अराजकता और विनाश आ गया। यदि इस अराजक ब्रह्मांड में कोई सुरक्षित इकाई थी, तो वह ये जियाओ का इन्फर्नो थंडरबर्ड था। इन्फर्नो थंडरबर्ड की बात करें तो ब्रह्मांड के हर विकास के साथ यह भी किसी अज्ञात दिशा में विकास के दौर से गुजर रहा था। यह ये जियो की मार्शल स्पिरिट हुआ करती थी। हालांकि ये जियो ने इन्फर्नो थंडरबर्ड और उसकी आत्मा के बीच संबंध को काट दिया और फिर इसे परिवर्तन से गुजरने के लिए अपने ब्रह्मांड के अंदर भेज दिया। इस तरह उन्होंने इन्फर्नो थंडरबर्ड को अपने ब्रह्मांड का पहला बच्चा बनाया, और यह पक्षी उसके ब्रह्मांड की एकमात्र इकाई भी थी जो अभी भी जीवित थी। खैर, सबसे पहले यह मुख्य रूप से ये जियाओ के इरादे के कारण था, लेकिन उसके बाद अराजकता के कमल ने स्वयं इस पक्षी की रक्षा करना शुरू कर दिया। समय समय पर उसके ब्रह्मांड में अचानक प्रकट होने वाली अराजकता से उसे प्रभावित नहीं होने दिया। हालांकि एक बात ने ये जियाओ को खुश कर दिया। जैसे ही उन्होंने अराजकता के कमल को नियम स्रोत क्रिस्टल की पेशकश की, अराजकता के नियम बने और उन्हें उनके ब्रह्मांड से परिचित कराया गया। इससे उसके ब्रह्मांड में अराजकता के कुछ गुण आ गए और इससे ब्रह्मांड का संतुलन बाधित हो गया, जिससे उसके ब्रह्मांड में जीवन रूपों की कमी हो गई। हालांकि इन्फर्नो थंडरबर्ड इस बदलाव से प्रभावित नहीं हुआ। इसके बजाय हर नए नियम के लागू होने के साथ इसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। जहां तक उनके ब्रह्मांड की बात है, 5 नए नियमों की शुरुआत के साथ दर्जनों कानूनों को इन 5 नियमों में विलय करके गायब होने के लिए मजबूर किया गया था। ये जियाओ ने अपने दिव्य ज्ञान को अपने ब्रह्मांड से वापस ले लिया और विकास के दौर से गुजरने के लिए ब्रह्मांड को छोड़ दिया। वह जानता था कि विकास प्रक्रिया को रोकने में कई साल लगेंगे। अब जब वह अपने ब्रह्मांड से संबंधित एक प्रमुख मामले से निपट चुका था, ये जियाओ ने एक बार फिर अजीब ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ और दिनों के बाद ये जियाओ आखिरकार खुद को और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आसमान में ऊंची उड़ान भरने और बिजली की लाल चमक को करीब से देखने का फैसला किया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जहां तक बिजली गिरने के डर की बात है, ये जियाओ ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह एक अराजक संप्रभु था, इसलिए उसके लिए घायल होना आसान नहीं था, और अगर वे संयोग से घायल भी हो जाए तो वे लाइफ रिकवरी क्षमता से तुरंत ठीक हो सकता है। ये जियाओ धीरे धीरे आकाश में उड़ गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि इन चीजों की जांच करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह जितना अधिक ऊपर उड़ता गया, उसे दबाव महसूस होने लगा, और फिर एक समय ऐसा आया जब उसे एक बहुत ही परिचित अनुभूति हुई। उसे लगा कि यदि उसने आकाश में और ऊपर जाने की कोशिश की, तो यहाँ का स्थान अस्थिर हो जाएगा और टूट सकता है। यदि वास्तव में ऐसा होता है, तो उसकी दास्ता स्थानिक ब्लेड निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे।
अब मैं क्या करूं? अराजकता संप्रभु क्षेत्र में अपनी ताकत के साथ भी ये जियाओ को इस तरह की भावना महसूस हो रही थी। यह स्पष्ट था कि फिलहाल उसकी ताकत इस अजीब ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह अजीब ऊर्जा एबिसल एनर्जी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें कैओस एनर्जी के गुण भी थे। यह बहुत अजीब था। भाड़ में जाओ, मैं जांच जारी रखूंगा। अगर यह वास्तव में अंतरिक्ष के बिखरने की बात आती है तो मैं सीधे टेलीपोर्ट से निपटूंगा। ये जियाओ ने चुपचाप बुदबुदाया और दबाव और उस अजीब अनुभूति को नजरअंदाज कर दिया। उसने जबरदस्ती आकाश में ऊपर जाने का रास्ता चुना। उर्घ जैसे ही ये जियाओ ने उड़ान भरी, उसकी गति धीमी हो गई। ऊपर का माहौल तो और भी अराजक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर स्कारलेट बिजली के बोल्टों की अवशिष्ट ऊर्जा और घूमती धूल के कणों से पैदा होने वाली हिंसक लहरें हवा के साथ जुड़ी, जिससे विनाशकारी पवन ब्लेडों को जन्म दिया गया जिन्होंने ये जियो पर हमला किया। अंत में उनकी विनाशकारिता ऐसी हो जाती है कि एक साधारण कैओसम प्रभु से अधिक मजबूत शरीर के साथ भी ये जियाओं के शरीर पर कई स्थानों पर घाव दिखाई देते हैं और खून बहता है। ये जियाओं ने दर्द को नजरअंदाज किया और आसमान में ऊपर चढ़ना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और फिर जैसा कि ये जियो ने उम्मीद की थी, एक समय ऐसा आया जब ये जियो के हस्तक्षेप के कारण अंतरिक्ष ही बिखर गया और स्थानिक ऊर्जा के तूफान ने ये जियो पर हमला कर दिया। टेलीपोर्ट। ये जियाओं को अपने दिल में भय की भावना महसूस हुई। वह जल्दी से मुड़ा। तभी उसने देखा कि ठीक उसी अज्ञात ऊर्जा में लिपटे हुए काले स्थानिक ब्लेड उस पर वार कर रहे हैं। कोई विकल्प न होने पर ये जियाओ को टेलीपोर्ट करना पड़ा। हालांकि वह वे सबक भूल गया था जो उसे सुबह के सितारों की भूमि में स्थानिक डोमेन में प्रवेश करने के बाद सीखना चाहिए था। अराजक स्थानिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन कभी भी उस तरह काम नहीं करेगा जैसा वे चाहता है। ये जियाओ को बेतरतीब ढंग से अराजकता की खाली अराजक शून्य में सीधे टेलीपोर्ट किया गया था। हालांकि टेलीपोर्ट होने से पहले ये जियाओ ने कुछ ऐसा देखा जिससे वे और भी अधिक भयभीत हो गया। लेकिन अब जब वह शून्य में प्रकट हुआ तो उसके पास उस भयानक दृश्य के बारे में सोचने का समय नहीं था जो उसने पहले देखा था। टेलीपोर्टेशन के तुरंत बाद ये जियाओ की दुनिया पहले से ही नाटकीय रूप से बदल गई थी। वह अब खाली अराजक शून्य में था जहां उन्मादी अराजकता ऊर्जा हावी थी। जैसे ही वह शून्य में प्रकट हुआ, उन्मत्त अराजक ऊर्जा तीव्र शक्ति के साथ उस पर टूट पड़ी। है जिस भावना ने ये जियाओ को अभिभूत कर दिया वह कष्टदायी था, किसी भी चीज के विपरीत जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा मानो कांच के हजारों टुकड़े उसकी त्वचा में घुस गए हों, जिससे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा हो। यह पीड़ा इतनी गहरी थी कि यह शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से आगे बढ़कर उसकी आत्मा तक पहुंच गई। उसके शरीर के हर हिस्से पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर लगातार हमला किया जा रहा हो, क्योंकि उन्मादी अराजकता ऊर्जा ने उसके मांस को चीरते हुए आक्रमण कर दिया था। उन दर्दनाक क्षणों में वह चिल्लाया और उसकी आवाज उसकी पीड़ा का भार लेकर शून्य में गूंजती हुई प्रतीत हुई। पिछली बार के विपरीत जब ये जियो ने निडर कैओस एनर्जी के आक्रमण से उत्पन्न दर्द का अनुभव किया था, इस बार ये जियो पर और भी अधिक भयानक हमला किया गया था। इससे पहले वह असंख्य आयाम विमान में लाल कपड़े पहने आदमी के परीक्षण से गुजर रहा था। उस समय उग्र अराजकता ऊर्जा की एक धार प्रकट हुई और उसके शरीर पर आक्रमण किया। हालांकि इस बार वह निडर कैओस एनर्जी अराजकता के शून्य के साम्राज्य में था। शून्य हिंसक और अराजक ऊर्जा से भरा हुआ था जो एक शक्तिशाली अराजकता संप्रभु क्षेत्र योद्धा की आत्मा को भी चीर सकता था। ये जियाओ को जो दर्द महसूस होने लगा वह बिल्कुल अमानवीय था।
उसकी दुनिया एक पल में दुखों की अराजकता में बदल गई। उन्मादी अराजकता ऊर्जा एक क्रूर शक्ति की तरह उसके भीतर मरोड़ते हुए उसके दर्द का आनंद ले रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा आत्म एक युद्ध का मैदान बन गया था और वह अपने शरीर के भीतर एक क्रूर युद्ध में फंस गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें अध्याय 308 आप तैयार हैं। जैसे जैसे दर्द बदतर होता गया, ये जियाओ के विचार अस्त व्यस्त हो गए और उसका मन पीड़ा से भर गया। उसे लगा जैसे वह अंदर से सुलझ रहा है। पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, इसने उनके गहरे विचारों और भावनाओं पर आक्रमण किया। यह एक मानसिक और भावनात्मक पीड़ा थी जिसने उस पर हावी होने का खतरा पैदा कर दिया था और उसकी विवेकशीलता पर लगातार हमला कर रहा था। उन्मादी अराजकता ऊर्जा उसे चिढ़ाती हुई प्रतीत होती थी, अंधेरे विचारों को फुसफुसाते हुए उसे दर्द और निराशा के सामने झुकने के लिए उकसाती थी। फिर भी इस पीड़ा के बीच ये जियाओं को अचानक याद आया कि कैओस के कमल ने एक बार उसे क्या कहा था जब निडर कैओस ऊर्जा ने पहली बार काले और सफेद रेगिस्तान में उसके शरीर पर आक्रमण किया था। अपने आसपास की विक्षिप्त अराजकता ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसकी प्रतिध्वनि करने का प्रयास करें। परम अंधकार सम्राट सूत्र की मदद से अराजकता ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रसारित करें और निडर अराजकता ऊर्जा के समान लय के साथ एक प्रवाह बनाने का प्रयास करें। जब तक आप कर सकते हैं, बाहर की उग्र अराजकता ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होकर आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब ये जियाओं के पास पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र नहीं है। उनकी खेती की तकनीक पहले ही 3 साइकिल मास्टरी बन चुकी है। हालांकि 3 चक्र की महारत का पहला चक्र पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन पुनर्प्राप्ति एक्सनॉल। ये जियाओ इतना दर्द में था कि खेती की तकनीक को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो गया था। पहला काम जो उन्होंने किया वह अपनी क्षमता लाइफ रिकवरी का लगातार 9 बार खुद पर प्रयोग करना था। जब उन्हें दर्द से थोड़ी राहत महसूस हुई, तभी उन्होंने 3 साइकिल मास्टरी का पहला चक्र प्रसारित करना शुरू कर दिया। पर बहरहाल ऐसी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना कोई आसान काम नहीं था। बहुत जल्द ये जियाओ ने मुंह से खून बहाया। दर्द अत्यधिक था और उसके शरीर के अंदर उग्र अराजकता ऊर्जा की धारा विनाशकारी थी। यह उसे अंदर से नष्ट कर रहा था। इस असहनीय स्थिति में ये जियाओ के शरीर में छिपा हुआ चमगादड़ का टैटू चमकने लगा। लाल चमक धीरे धीरे और अधिक मजबूत होती जाती है। ये जियाओ को अपनी छाती पर जलन महसूस हुई। उसने कपड़े फाड़ दिए और जल्द ही राहत महसूस की क्योंकि टैटू से ऊर्जा की गर्म धाराएं निकलीं, जिसने उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर रही उग्र अराजकता ऊर्जा को तुरंत शांत कर दिया। यह बैट किंग का टैटू था जिसने ये जियो को एक बार निडर कैओस एनर्जी के आक्रमण से लड़ने में मदद की थी और इसने फिर से ये जियो की मदद करना शुरू कर दिया। ये जियो ने एक बार फिर कैओस एनर्जी के साथ प्रसारित होने की कोशिश की लेकिन अंततः असफल रहे। नहीं, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, यह संभव नहीं है। मैं शून्य में हूँ। मेरे लिए कल्टीवेशन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना और प्रसारित करना असंभव है। निडर कैओस एनर्जी की लहर के साथ गूंजना तो दूर की बात है। यह एक असंभव बात है। करने के लिए मुझे दूसरे तरीके के बारे में सोचने की जरूरत है। जैसे ही ये जियाओ ने बुदबुदाया, उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती की ओर देखा। उसकी छाती लाल चमक रही थी। बैट किंग टैटू रेडियल रूप से चमक रहा था और उसके शरीर के अंदर गर्म धाराएं भेज रहा था, जिससे उसे समय समय पर राहत का एहसास हो रहा था। साथ ही इसने निडर कैओस एनर्जी को खाना भी शुरू कर दिया था।
हालांकि कैओस स्पिरिट्रियम बैट का एक टैटू कब तक उसे निडर कैओस एनर्जी से निपटने में मदद कर सकता था, कहने की जरूरत नहीं। वह शून्य में था जहां इस प्रकार की हिंसक ऊर्जा का कोई अंत नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह टैटू कितना खाता है, यह शून्य को भरने वाली सभी निडर अराजकता ऊर्जा को कभी नहीं निगल सकता। लानत है, ये जियाओ ने जल्द ही देखा कि उसके शरीर पर त्वचा की परत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। वह श्राप दिए बिना नहीं रह सका। ब्रह्मांड सार ज्वाला ये जियाओ ने तुरंत खुद को यूनिवर्स एसेंस फ्लेम में लपेट लिया, जिससे उसे एक बार फिर कुछ राहत महसूस हुई। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम ने कैओस एनर्जी को उसके शरीर पर आक्रमण करने से भी रोक दिया, हालांकि यह लंबे समय तक टिक नहीं सका। हालांकि ब्रह्मांड सार ज्वाला भी उग्र कैओस ऊर्जा को भस्म कर रही थी, लेकिन यह अकेले ही इस ऊर्जा के शून्य को खाली करने के लिए पर्याप्त थी। ये जो हिंसक कैओस एनर्जी के लगातार हमलों से बता सकता है कि वे जल्द ही यूनिवर्स एसेंस फ्लेम की रक्षा में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर उसके शरीर तक पहुंचेंगे। जबकि उनके शरीर को यूनिवर्स एसेंस फ्लेम द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, बैट किंग के टैटू द्वारा छोड़ी जा रही ऊर्जा की तेज धाराएं भी उन्हें उग्र अराजकता ऊर्जा को शांत करने में मदद कर रही थीं। अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए ये जियो बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि लाइफ रिकवरी मुझे ठीक कर सकती है, लेकिन अकेले इसकी दक्षता अब मुझे थोड़े समय में मेरी चरम स्थिति में ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे किसी चीज की मदद की जरूरत है। और भी ये जियाओ ने गहरी सांस ली और मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 100 बूंदें निकाली। मॉर्निंग ब्रिलियंस की मदद से मॉर्निंग स्टार्स की भूमि द्वारा दिया गया आशीर्वाद, ये जियो हर दिन मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की एक बूंद का उत्पादन कर सकता है। अब तक उसके पास पहले से ही 20,000 से अधिक बूंदें हैं। द मॉर्निंग ब्रिलियंस का चमत्कारी प्रभाव होता है। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की बस एक बूंद एक मृत पौधे को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। यह एक औषधीय जड़ी बूटी भी विकसित कर सकता है, क्षतिग्रस्त हथियार की मरम्मत कर सकता है और ऐसे कई काम कर सकता है। यह ठीक भी हो सकता है। इस मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू का सबसे प्रभावशाली प्रभाव शरीर और आत्मा को शुद्ध करना, विषाक्त पदार्थों और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना है। यह जहर या श्राप के प्रभाव को साफ कर सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारण से अपनी जीवन शक्ति खो दी है और यह जीवन शक्ति का प्राकृतिक नुकसान नहीं है, तो वे भी पुनः प्राप्त कर सकता है। ये जियाओ ने मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 100 बूंदें निगल ली और इसका असर उनके शरीर पर लगभग तुरंत देखा जा सकता था। क्षत विक्षत मांस और त्वचा एक झटके में सूखकर नीचे गिर गए। उसके शरीर पर नया मांस और त्वचा दिखाई देने लगी। आंतरिक और बाहरी दोनों चोटें तुरंत ठीक होगी। प्रभाव को और भी उत्कृष्ट बनाने के लिए ये जियो ने उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लाइफ रिकवरी का भी उपयोग किया। 30 सेकेंड से भी कम समय में ये जियाओ अपनी चरम स्थिति में आ गया। सबसे बढ़कर मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू में सफाई करने वाली प्रकृति होने के कारण जो शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। निडर कैओस एनर्जी भी दूर होने लगी। मानो किसी दुश्मन को भांपकर उन्होंने उसके शरीर से बाहर भागने की पहल की। अगर कोई इसे देख सकता है तो वे सोचेंगे कि ये जियाओ के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक चमत्कार था। क्रैकल ये जियो ने एक ध्वनि सुनी और ब्रह्मांड सार ज्वाला पर ध्यान केंद्रित किया। ये लौ कमजोर पड़ने लगी थी। ये जियाओ को पता था कि यह अब और नहीं रुक सकता। उसे शून्य को छोड़ने या कम से कम निडर कैओस ऊर्जा के निरंतर आक्रमण का विरोध करने के तरीके के बारे में सोचना होगा। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू, लाइफ रिकवर, बैट किंग टैटू और यूनिवर्स एसेंस फ्लेम की मदद से ये जियो निश्चित रूप से कायम रह सका। लेकिन कब तक? देर सवेर
उसके कार्ड खत्म हो जाएंगे। उस समय केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही होगी। यह पता चला कि अराजकता संप्रभु बनने के बाद भी मैं इस अराजकता में अजेय नहीं हूँ। ये जियो ने गहरी सांस ली और फूट फूट कर हंसे। अच्छा हुआ कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई। शून्य में एक अत्यंत मनमोहक और मादक आवाज गूंजी। रानी येजियाओ इस आवाज को कैसे नहीं पहचान सका। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। तभी उसे अंधेरे शून्य में एक रोशनी चमकती दिखाई दी और तभी रानी प्रकट हुई। निसंदेह यह रानी अराजकता की मास्टर थी, जिससे वे पहले मिल चुका था। जैसे ही रोशनी गायब हुई, रानी की आकृति प्रकट हुई। वह इस जगह पर खुद नहीं आई थी, यह सिर्फ उसकी एक छवि थी। रानी ने येजियाओ को गहराई से देखा और कहा, आप वास्तव में काफी परिपक्व हो गए हैं। आपको बस 108 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करने की जरूरत है। कमल को उन्हें अवशोषित करने दें, अपने ब्रह्मांड को अराजकता में बदल दें और कुछ परिवर्तनों से गुजरें, और फिर आप सच्ची अराजकता में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। जैसे ही वह बोली, उसने अपना हाथ लहराया और ये जियाओ स्वचालित रूप से रानी की ओर उड़ गया। रानी ने तब कहा, केवल एक दिव्य जागृति क्षेत्र ही अपने दिव्य डोमेन के साथ निडर कैओस ऊर्जा के आक्रमण का विरोध कर सकता है। अराजकता के एक दिव्य संप्रभु को दिव्य डोमेन की सहायता की आवश्यकता होती है। वे अराजकता के शून्य में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। जहां तक अराजकता के मास्टर्स की बात है, उन्हें मास्टर्स कहा जाता है क्योंकि अराजकता की आंख और अराजकता की आत्मा उन्हें चोट पहुंचा सकती है। उनके अलावा केवल वे एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। मास्टर ऑफ कैओस एक ऐसी इकाई है जिसे अराजकता के नियम भी चोट पहुंचा सकते हैं, आहत नहीं। आपके पास इनमें से किसी भी विशेषज्ञ की ताकत और क्षमताएं नहीं है, फिर भी आप निडर कैओस एनर्जी का विरोध करने में सक्षम थे। इसका मतलब केवल यह है कि आप आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत हैं। आप तैयार हैं। जैसे ही वह बोली, उसने अपना हाथ लहराया और ये जियाओ के आसपास की जगह धुंधली हो गई। जब ये जियाओ सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सका, तो उसने पाया कि वह ब्लू वैली की भूमि पर लौट आया है। शून्य बिखरने वाले भाले के बारे में चिंता मत करो। यह वर्तमान में आपके शाश्वत रोष दिव्य भाले की मूल ऊर्जा के साथ संलयन कर रहा है। यह अपना विकास पूरा करने के बाद अपने आप आपके पास वापस आ जाएगा। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 309 शून्य का अंत। ये जियाओ रानी की अधिकांश बातें समझ गया, लेकिन कुछ बातों ने उसे भ्रमित कर दिया। उसने चीजों का वर्णन करने के लिए आप और आपका शब्दों का उपयोग क्यों किया? उसने कहा, आपका शाश्वत रोष दिव्य भाला। ये जियाओ को यकीन था कि उसने ऐसे भाले के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे रखना तो दूर की बात है, यह नाम भी वह पहली बार सुन रहा था। उसी समय ये जियाओ को रानी द्वारा ब्लू वैली की भूमि पर टेलीपोर्ट किया गया था। शून्य के कुछ अजीब और अजीब कोने में वहां एक विशाल मंच मौजूद था, जिस पर जटिल दिव्य शिलालेख खुदे हुए थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश चमका, जिसने प्रकाश के एक स्तंभ को अंधेरे शून्य में फेंक दिया। जब रोशनी गायब हो गई, तो एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, जो मृत्यु के कगार पर था, प्रकट हुआ। वह डरा हुआ लग रहा था। मंच पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले आसपास का नजारा देखा। यह देखकर कि वे मंच पर अराजकता के शून्य में तैर रहा है, उसने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, मुझे इस युग के अराजकता के राजा से मिलना है। अब उसके लिए शून्य के अंत में प्रवेश करने का समय आ गया है। हम समर्थन की आवश्यकता है। समर्थन के बिना 9वीं बाधा, आखिरी बाधा टूट जाएगी।
कोई भी उन अलौकिक राक्षसों से अराजकता को नहीं बचा पाएगा। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और फिर पलक झपकते ही वे गायब हो गया। उसी समय शून्य के अंत में कहीं यह एक लाल रंग की जगह थी। चारों ओर का वातावरण लाल रंग का और नारकीय आभा से भरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर चलने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। रेत, मिट्टी, चट्टानों और इसी तरह की सामग्रियों से बनी परिचित पृथ्वी के बजाय एक अशुभ अंधेरे कोहरे ने इलाके को ढक लिया और इस घने कोहरे पर एक पहाड़ था। खैर, यह बिल्कुल पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ों जैसी संरचना थी और इस पहाड़ जैसी संरचना की सबसे निचली परत पर एक गुफा दिखाई दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वर्तमान में दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं और सर्वोच्च विशेषज्ञों, ऐसे योद्धा जिन्होंने दिव्य के कम से कम एक छिपे हुए द्वार को खोला है, के दो समूह एकत्र हुए थे। ये लोग भी किसी अज्ञात कारण से डरे हुए लग रहे थे। सभी ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा और उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इस समय दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा लॉर्ड ज्ञान ने जोर से कहा, हर कोई, आप सभी को बस मेरी योजना का पालन करने की आवश्यकता है। चूंकि यह योजना कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैंने सोचा था, मैंने गुफा के विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया है। लेकिन मेरी एक शर्त है और वे यह है कि मुझे पहले जुआन यई को गुफा के प्रवेश द्वार पर जाने देना होगा। क्या नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है लॉर्ड ज्ञान? क्या तुम पागल हो? यईरुओलू नाम का एक अन्य दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा मना करने वाला पहला व्यक्ति था। लॉर्ड ज्ञान ने यईरुओलू की ओर देखा। यईरुओलू, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास इतना समय नहीं है। चिंता मत करो, जब से मैंने यह विचार प्रस्तावित किया है, मुझे विश्वास है कि यह ठीक हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि यही हो सकता है 10 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दें। मुझे डर है कि हमारे दो समूहों को इस बात पर चर्चा करने की जरूरत है कि पहले किसे जाना चाहिए। लॉर्ड ज्ञान के चेहरे पर दृढ़ आत्मविश्वास देखकर न केवल यईरुओलू बल्कि अन्य लोग भी प्रभावित हुए। मा सेन, तुम पहले जाओ। कबीले के 2 सदस्यों को अपने साथ ले जाओ। जुआन यई, तैयार हो जाओ, जल्दी से बाहर निकलने की ओर बढ़ो। इस तरह जब जुआन यई और लॉर्ड ज्ञान क्रमशः बोर्ड की पूंछ और सिर की रक्षा करेंगे तो हर कोई स्वाभाविक रूप से अधिक सहज महसूस करेगा। चलो, चूंकि यह मामला है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जहां तक उस समूह के लोगों की बात है, उनमें से 3 को भेजो और पीछे हटना शुरू करो। 1 मिनट रुकें। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बलिदान देने का समय आ गया है। केवल 10 लोग ही उस निकास द्वार से निकल सकते हैं और हमारे पास अभी भी 20 लोग बचे हैं। कुछ चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि हम दोनों भाई यहीं रहेंगे। क्या? कैसे? यह कैसे हो सकता है? यह ठीक है। बस जाओ। केवल तुम लोग ही आखिरी बाधा को गिरने से बचाने की उम्मीद हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सब यहीं मर जाओ एक पल के लिए। दोनों भाइयों यई मोचेंग और यई रोहाओं के कार्यों ने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इस क्रूर कत्ले आम के खेल में पहुंच चुका है। यदि कोई दुष्ट ईश्वर को मारना चाहता है तो उसे इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा, सचमुच मार्मिक। चूंकि यह मामला है तो हमारे समूह के लोगों को भी अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी समय विपरीत समूह का एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। इस शख्स का नाम शेंगतियान था। जैसे ही शेंगतियान बोला, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसके बाद, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे सके, उसने 2 सर्वोच्च विशेषज्ञों को अपने पास पकड़ लिया। उसने एक शक्तिशाली हथियारी आभा छोड़ी और गुफा में फेंके जाने पर 2 सर्वोच्च विशेषज्ञों के शरीर निष्क्रिय हो गए। अचानक
विशाल बिजली के शिलालेख प्रकट हुए और गुफा के गहरे काले रसातल जैसे द्वार से बिजली के कई बोल्ट बाहर निकले, जिससे दो सर्वोच्च विशेषज्ञ पूरी तरह से पाउडर में बदल गए। क्या गुफा के मुहाने पर वास्तव में दैवीय शिलालेख हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थान इतना डरावना होगा। इसके अलावा उन दो सर्वोच्च विशेषज्ञों पर बिजली के 5 बोल्ट गिर गए थे। बिजली के उन बोल्टों की अचानक उपस्थिति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। शिंगतियान के चेहरे पर अतुलनीय सदमा और भय प्रकट हुआ। वह हमेशा की तरह क्रूर है। लॉन्गियान ने सब कुछ देखते हुए अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया। शिंगतियान का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आया। सभी ने डरे हुए भावों से शिंगतियान की ओर देखा। क्रूरता की इस हद ने तुरंत ही दूसरे समूह के शेष लोगों को और भी अधिक स्तब्ध कर दिया। हर कोई, हिलना मत। यदि आप लापरवाही से आगे बढ़ेंगे तो हम सभी नीचे गिर जाएंगे। हम उन बिजली के बोल्टों की चपेट में आ जाएंगे और मारे जाएंगे। लॉन्गियान ने जोर से चिल्लाकर सभी को हिलने न देने की चेतावनी दी। इस समय शिंगतियान ने तुरंत उस आभा को जारी किया जो अराजकता जागृति क्षेत्र के मध्य चरण से संबंधित थी। हर किसी के आंदोलन को नियंत्रित करते हुए उन्होंने फिर याइरुओलू से कहा, हम इसमें अब और देरी नहीं कर सकते। अपने लोगों को ले जाओ और कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। जब वह बोल रहा था, वह पहला व्यक्ति था जो धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। लॉन्गियान ने लाल आकाश की ओर देखा और चुपचाप बुदबुदाया, वहां ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुदृढ़ीकरण जल्द ही आएगा, अन्यथा हम सभी यही नष्ट हो सकते हैं। एएन, मुझे पता है कि यह बहुत भ्रमित करने वाला था, लेकिन बहुत जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी निश्चित भूमि में कहीं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह घने जंगल से भरा एक विशाल और असीम पर्वत था। जंगल में झाड़ियों ने आकाश को ढक लिया और सूरज को ढक लिया। उजागर चट्टानों और सूखे पेड़ों ने आकाश को ढक लिया। अराजक जानवरों की लाशें हर जगह देखी जा सकती थीं। फैन युडोंग के पूरे शरीर में हल्की सी ठंडक फैल गई। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह इस जगह पर क्यों आएगा। उसने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा। यह उसका मालिक था। उसके मालिक का नाम लोशी है और वह एक संप्रभु है। एक अराजकता संप्रभु के रूप में उसकी धारणा संपूर्ण युनलाओ पर्वत को कवर कर सकती थी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने अचानक फैन युडोंग की बाह पकड़ ली। सावधान रहें, मुझे लगता है कि यहाँ शक्तिशाली कैओस बीस्ट्स और यहाँ तक कि ऊंचे कैओस बीस्ट्स की भी बहुत मौजूदगी है। उनमें से कुछ मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते वरना हम यहीं मर जाएंगे। क्या भले ही फैन युडोंग को उसका हाथ धीरे से पकड़ा जा रहा था, लेकिन उसके झटके से उसका दिल हिल गया। चूंकि हम सही जगह पर नहीं हैं, तो हम उसी रास्ते से क्यों नहीं लौटते? इस क्लाउड मिस्ट माउंटेन को छोड़ देना बेहतर होगा। मुझे डर है कि हम वापस नहीं जा सकते। अचानक एक जानवर की दहाड़ पीछे से आई। फैन युडोंग ने अपना सिर घुमाया और एक विशाल जानवर उन दोनों की ओर झपटा। फैन युडोंग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में कील ठोंक दी गई हो। लुनोशी ने उत्सुकता से फैन युडोंग को दूर धकेल दिया और वे दोनों अलग हो गए। इस बार फैन युडोंग ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और अपने मालिक की ओर देखने के लिए उछल पड़ा। जल्दी भाग जाओ, उसका मालिक उस पर चिल्लाया। फैन युडोंग मौजूदा स्थिति में कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। वह घबरा गया और अपने मालिक की चिल्लाहट सुनकर उसने तेजी से सिर हिलाया और भागने लगा। यह देखकर कि फैन युडोंग भाग रहा था, लुओशी ने राहत की सांस ली और अपने दिल में शांप दिया, यह सब उस कमीने लिंग जियाओलोंग की वजह से है। अगर उससे मिलना और उसे मारना नहीं होता
तो मैं इस भूली हुई जगह पर क्यों आता। जैसे ही उसने शाप दिया, उसके और शक्तिशाली ऊंचे कैओस जानवर के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक कैओस संप्रभु की ताकत भी थी। सौभाग्य से फैन युडोंग एक चरम ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा था और उसने जंगल के नियम में महारत हासिल कर ली थी। अपनी ताकत से वे समय रहते भागने में सफल हो गया। जैसे ही वह पर्वत की श्रृंखला से बाहर निकला, एक गड़गड़ाहट की आवाज आकाश में गूंज उठी और पर्वत पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसने उत्सुकता से टूटे हुए पहाड़ को देखा। जब धूल थोड़ी साफ हुई तो उसने एक आकृति को बाहर निकलते देखा। यह आकृति उसकी स्वामी थी। लुओशी ने देखा कि उसका शिष्य सुरक्षित है। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, लिंग श्याओलोंग, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मार डालूंगा। हरामी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करेंसी 110 अध्याय 310 सुबह के सितारे में वापस आ गया हूँ। अध्याय 310 सुबह के तारे, मैं वापस आ गया हूँ। अनंत रोष दिव्य भाला। केवल नाम से ही ये जियाओ बता सकता है कि यह भाला कितना प्रभावशाली होगा। और इस समय इस भाले की मूल ऊर्जा उसके शून्य बिखरने वाले भाले के साथ मिल रही थी। क्यों? ये जियाओ को कोई पता नहीं है, लेकिन वह समझ गया कि शाश्वत रोष दिव्य भाले की मूल ऊर्जा ही होगी जिसने शून्य को चकनाचूर करने वाले भाले को उस अजीब अराजक स्थान पर आने के लिए आकर्षित किया होगा। मूल ऊर्जा। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। यह पहली बार नहीं था जब उसने ये दो शब्द सुने थे। उन्होंने पहले भी इन्हें सुना था। बात सिर्फ इतनी है कि वह नहीं जानता कि यह मूल ऊर्जा वास्तव में किस प्रकार की ऊर्जा है। और शाश्वत रोष दिव्य भाले की मूल ऊर्जा उसके भाले के साथ क्यों मिल रही है? यह शाश्वत रोष दिव्य भाला किसका था? मुझे पता है कि आपके मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनका उत्तर दूंगा। बस सभी नियम स्रोत क्रिस्टल प्राप्त करें और अराजकता का कमल आपके हर प्रश्न का उत्तर देगा। इसके अलावा मुझे स्पिरिटस रेस की भूमि में ढूंढने और मैं आपको दूंगा इनाम का वादा किया। ये जियाओ अभी भी हैरान था जब उसने फिर से रानी की आवाज अपने दिमाग में सुनी। रानी ने आगे कहा, नहीं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं आपको सभी नियम स्रोत क्रिस्टल का स्थान दूंगी। जितनी जल्दी हो सके उन्हें प्राप्त करें। आप जितनी जल्दी होंगे, मेरे लिए यह उतना ही आसान होगा। और सभी दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा जो शून्य के अंत में आपके लिए लड़ रहे हैं, ये रानी के आखिरी शब्द थे। उसके बाद ये जियाओ के दिमाग में उसकी आवाज आना बंद हो गई। दूसरी ओर ये जियाओ अभी भी भ्रमित था जब उसने अचानक अपने दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ महसूस की। जानकारी के बहुत सारे टुकड़े थे और जानकारी के ये टुकड़े पूरे अराजकता में बिखरे हुए प्रत्येक नियम स्रोत क्रिस्टल के स्थान के बारे में थे। जानकारी में उन रूल सोर्स क्रिस्टल्स के वर्तमान मालिक या अभिभावकों के बारे में भी रिकॉर्ड थे। इस जानकारी के साथ ये जियों को सभी 108 नियम स्रोत क्रिस्टल हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या चल रहा है? अराजकता का कमल जल्दी में है और अब रानी भी उससे गति बढ़ाने का आग्रह कर रही है। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई खतरनाक घटना घट रही हो और उसे उसकी मदद की जरूरत हो? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। वह यह नहीं बता सका कि वे इतनी जल्दी में क्यों थे, लेकिन अब वह एक बात के बारे में निश्चित था, कहीं न कहीं कुछ हो रहा होगा। जहां तक इस रानी की बात है, ये जियाओ को अभी भी नहीं पता कि वे उस रानी से इतनी मिलती जुलती क्यों थी जिसे वह जानता था। हालांकि अब तक उसके दिल में एक अनुमान है। उसने अनुमान लगाया कि यह रानी और वह रानी जिसे वह जानता था, एक ही इकाई थी। क्यों और कैसे?
ये जियाओ को नहीं पता, लेकिन वह अपने अनुमान पर विश्वास करने के लिए अधिकाधिक इच्छुक था। जरा ठहरिए, ये जियो ने अचानक उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया और रानी ने अभी जो कहा था उसे याद किया। उसने कहा कि वह जितना तेज होगा उसके लिए और सभी दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धाओं के लिए यह उतना ही आसान होगा जो उसके लिए शून्य के अंत में लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस अराजकता के राजा शून्य के अंत में उसके लिए क्यों लड़ेंगे? और उनका दुश्मन कौन है? ये जियाओं को लग रहा था कि वह अपने जीवन के बारे में सभी सच्चाइयों, हर सच्चाई को उजागर करने के बहुत करीब था, लेकिन साथ ही उन्हें सच्चाई न जान पाने का दुख भी हुआ। वह सच्चाई के जितना करीब था, उसके सवाल भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे। इसे छोड़ो, ये जियाओ ने जोर से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, वैसे भी मुझे जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। इसके साथ वह गायब हो गया और जियो किन के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गया जो अभी अभी उठा था। वरिष्ठ जब जियोकिन ने ये जियो को देखा तो वह शानदार ढंग से मुस्कुराया और तुरंत उसका अभिवादन किया। ये जियो ने सिर हिलाया और जियोकिन की ओर देखा। उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक उठी और उसने अपना सिर हिलाया और बोला, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपको यहाँ एक अच्छा अवसर मिला है। जियोकिन स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ सिर्फ एक नजर से उसके अवसर को समझ जाएगा। करीब से देखने पर उसे ये जियाओ की आंखों में एक हल्की हरी चमक दिखाई दी। ये जियो ने अब जियोकिन की ओर नहीं देखा और बस कहा, मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं आपके साथ हर जगह नहीं जा सका। मैंने आपके बदला लेने में आपकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन आपको बदला लेने वाला बनना होगा। मैं बस आपकी तरफ से मदद करूंगा। अब चूंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सके। जैसे ही ये जियो बोला, वह गायब हो गया, जिससे जियोकिन स्तब्ध रह गया। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह मुझे कुछ देगा जिससे मुझे बदला लेने में मदद मिलेगी? क्या हुआ? वह मुझे कुछ दिए बिना गायब क्यों हो गया? जियोकिन मदद नहीं कर सका, लेकिन धीमी आवाज में कई बातें कहने लगा। 5 मिनट बाद ये जियो एक फ्लैश के साथ जियोकिन के सामने आया और जियोकिन को चौंका दिया। फिर उन्होंने जियोकिन को 2 पारदर्शी जेड दिए और कहा, यदि आपका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जिससे आप निपट नहीं सकते, तो बस जेड को तोड़ दें। मैंने अपने 2 हमलों को अपनी पूरी ताकत से उनमें सील कर दिया है। जब तक जेड बिखरता है, मेरा हमला खुल जाएगा। ध्यान रखें कि ये 2 हमले कई रहस्यवादी संप्रभु को आसानी से मारने और कैओ संप्रभु को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त हैं। यदि एक कैओ संप्रभु कमजोर है, तो मेरे हमले उन्हें भी मार सकते हैं। दरअसल ये जियो ने पहले ब्लू वैली की भूमि से टेलीपोर्ट किया था और मंच के शीर्ष पर शून्य में तैरता हुआ दिखाई दिया था। फिर उसने 2 अलग अलग जेडों में सील करने से पहले वर्ल्ड एक्सटर्मिनेटिंग फिस्ट और स्लॉटरिंग एबिसल क्लॉ को खोल दिया। हालांकि उन्होंने जियोकिन से कहा कि ये 2 हमले उसकी पूरी ताकत को उजागर कर देंगे, वास्तव में वे उसकी केवल 75% ताकत को ही उजागर करेंगे। ये जियाओ को पता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। एक अराजकता संप्रभु को तुरंत मारना कोई समस्या नहीं है। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियोकिन को कुछ भी नहीं करना होगा और वह सीधे किसी को भी मार सकता है? जो बदला व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाता उसे कभी भी बदला नहीं कहा जा सकता। ये जियो ने जियोकिन की यथासंभव मदद की और ऐसा करके उन्होंने जियोकिन को अपनी जान बचाकर सुरक्षित पीछे हटने के 2 मौके भी दिए। अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये जियोकिन को देखकर मुस्कुराया और फिर से गायब होने वाला था, लेकिन जियोकिन ने उसे रोक दिया। इंतजार। हम ये जियाओ को अपनी ओर देखते हुए देखकर जियोकिन बोला, डेथ सोर्स क्रिस्टल नामक खजाने के बारे में क्या?
यदि आप बस चले जा रहे हैं तो मैं अपने सौदे का अंत कैसे रखूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और एक बार फिर गायब हो गया। ब्लू वैली की भूमि के बाहर शून्य में तैरते हुए मंच पर फिर से प्रकट हुआ। अब जब उसके मन में पहले से ही प्रत्येक नियम स्रोत क्रिस्टल का स्थान है, तो उसे जियोकिन की मदद की आवश्यकता क्यों होगी। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी ये जियाओ के पीछे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया और इस पेड़ की जड़ों की मदद से ये जियो ने एक बार फिर पूरे मंच को नियंत्रित कर लिया। और तब टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के साथ वह करोड़ों मील दूर शून्य में दिखाई देगा। उसने मानचित्र पर दर्ज मार्ग का अनुसरण किया और जल्द ही एक स्वर्ण ऊर्जा क्षेत्र द्वारा संरक्षित शून्य में तैरते हुए भूमि के एक विशाल टुकड़े के सामने पहुंच गया। सुबह के सितारों की भूमि, मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, ये जियाओ के सामने भूमि का विशाल टुकड़ा सुबह के सितारों की भूमि थी। ये जियाओ दो उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सुबह के सितारों की भूमि पर लौट आया। सबसे पहले वे ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर जाना चाहता था और उस गेट को एक बार फिर से देखना चाहता था। वह गेट बहुत रहस्यमय था और उसने कैओस स्पिरिटरियम योद्धा बनने के बाद इसकी जांच करने की योजना बनाई। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्हें कई चीजों से गुजरना पड़ा और अभी भी इसकी सही जांच करना बाकी था। अब चूंकि वे पहले से ही एक कैओस संप्रभु था, वे जानता था कि ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे का गेट उसे कोई मदद या बड़ा खजाना नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी वे कम से कम एक बार इसकी जांच करना चाहता था। दूसरे, गुरुत्वाकर्षण स्रोत क्रिस्टल स्थानिक डोमेन के मूल में स्थित था। इसे स्वर्गीय राक्षसों द्वारा सुबह के सितारों की भूमि पर लाया गया था। बेशक ये जियो इस क्रिस्टल को यहाँ नहीं छोड़ सकते। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, इस गेट के बारे में कुछ खास नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि इस गेट पर आग के नियम के निशान हैं, जिसके कारण उस समय मेरी कमजोर यूनिवर्स एसेंस फ्लेम भड़क उठी थी। अपने सामने विशाल काले गेट को देखकर ये जियाओ बुदबुदाया। सुबह के सितारों की भूमि पर लौटने के बाद ये जियो ने जो पहला काम किया वह चुपचाप अपने परिवार के पास लौट आया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता और दादा को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की सैकड़ों बूंदें दी। यह ये जियाओ के लिए भी एक स्वर्गीय खजाना था। उसके परिवार की तो बात ही छोड़िए। अपने माता पिता और दादा को अलविदा कहने के बाद वे लिनहाओ से मिलने गए। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।